हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का मेरी वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम फिर से एमसीक्यू सेशन को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स को क्लियर किया और एमसीक्यू सेशंस को क्लियर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने एनएमडीसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन है स्पॉट वेल्डिंग, MMAW, EBW, थर्मिट वेल्डिंग। तो इसका सही जवाब है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग जो होता है वो वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है, वो एक केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आपको दो एब्रीविएशन भी दिए हुए हैं, MMAW। तो MMAW का होता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, और EBW का होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये दोनों हमने एब्रीविएशंस को क्लियर कर लिया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब है थर्मिट वेल्डिंग, जो वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस का प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सोल्डर इज यूज्ड। निम्नलिखित में से किस प्रोसेस में सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ देम। तो इसका सही जवाब है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में हम जो फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं उसका नाम क्या होता है, सोल्डर होता है। ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारे जोड़ी जाने वाले धातु से थोड़ा सा कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्रोसेस स्पेल्टर इज यूज्ड। किस प्रोसेस में स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, नन ऑफ देम। तो इसका सही जवाब है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में जो हमारा फिलर मटेरियल यूज़ होता है उसको हम स्पेल्टर कहते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग में जो यूज़ होता है उसको हम सोल्डर कहते हैं और ब्रेजिंग में यूज़ होता है स्पेल्टर बोलते हैं उसको। देखिए सोल्डरिंग वाला आप उसके नाम से ही जान जाएंगे, सोल्डरिंग, सोल्डर, बट ब्रेजिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ब्रेजिंग में जो हमारा फिलर मटेरियल यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट हैज़ मोर स्ट्रेंथ। निम्नलिखित में से किस जोड़ में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। आपके ऑप्शन है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ देम। तो प्लीज़ सभी लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनएमडीसी एग्ज़ाम और वो सभी एग्ज़ाम जो वेल्डिंग ट्रेड से रिलेटेड हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग सबसे मजबूत जोड़ प्रदान करता है हमें, इसीलिए इसको परमानेंट जॉइंट या परमानेंट फास्टनर बोलते हैं और इससे जो जॉइंट बनता है उसको परमानेंट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच जॉइनिंग प्रोसेस ड्रिलिंग इज़ रिक्वायर्ड। किस जोड़ने के माध्यम में ड्रिल करना आवश्यक होता है। रिवेटिंग, बोल्टिंग, रीमिंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। ये सभी में आपका ड्रिलिंग कंपलसरी होता है। चाहे आप रिवेटिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपका ड्रिल्ड होल होने चाहिए या होल होने कंपलसरी होते हैं, तभी आप उसमें रिवेट को फंसाएंगे और आप 2 प्लेट्स को आपस में जोड़ेंगे। बोल्टिंग में भी आपको ड्रिल्ड होल की ज़रूरत होती है। रीमिंग, ड्रिल्ड होल को रीमिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको पूछ के जो हमारी आंतरिक जो सतह होती है उसको फ्रेश करते हैं, साफ़ करते हैं, बर्ड्स वगैरह क्लीन कर देते हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेस में ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेल्टर इज अलॉय ऑफ। स्पेल्टर किन धातुओं का अलॉय है। आपके ऑप्शन है कॉपर जिंक, कॉपर टिन, जिंक टिन, टिन लेड। तो इसका सही जवाब है कॉपर जिंक। ठीक है, स्पेल्टर किन धातुओं का अलॉय है, कॉपर और जिंक, और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, ब्रेजिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़। विद्युत सप्लाई विद्युत होती है हाई वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज लो करंट, हाई वोल्टेज लो करंट, हाई करंट लो वोल्टेज। तो इसका सही जवाब है हाई वोल्टेज लो करंट। जो हमारे सप्लाई में जो हमारे
घरों में जो बिजली आती है वो क्या होती है, हाई वोल्टेज और लो करंट। बट हमें वेल्डिंग में क्या ज़रूरत होती है, लो वोल्टेज हाई करंट। तो हम वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ AC वेल्डिंग मशीन। निम्नलिखित में से आर्क वेल्डिंग मशीन का प्रकार नहीं है। ट्रांसफार्मर सेट, जनरेटर सेट, रेक्टिफायर सेट, 2 और 3 बोथ, दोनों। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि AC वेल्डिंग, यहाँ आर्क नहीं होगा, AC होगा। ठीक है, AC वेल्डिंग मशीन का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3, यानी जो जनरेटर सेट होता है और हमारा जो रेक्टिफायर सेट होता है वो DC वेल्डिंग मशीन होती है। DC वेल्डिंग मशीन का प्रकार होता है जनरेटर सेट और रेक्टिफायर सेट, और AC वेल्डिंग मशीन का जो प्रकार है वो कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर सेट। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपके ऑप्शन है रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल मोटर। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर हमारा जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, और हम इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, मोटर जनरेटर सेट में करते हैं। हमारा जो जनरेटर सेट होता है वो 2 तरीके का होता है, एक मोटर जनरेटर और एक इंजन जनरेटर सेट। तो मोटर जनरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है, किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव नहीं है, हीटर, प्रेस, ट्रांसफार्मर, विद्युत भट्टी। तो इसका सही जवाब है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा एक मशीन होती है जो कि हमें क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को ही इलेक्ट्रिसिटी में ही चेंज करती है। स्टेप डाउन और स्टेप अप, ये 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप अप क्या करता है, हमारा वोल्टेज को इंक्रीज़ कर देता है, और स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करके करंट को बढ़ा देता है, जो कि वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बट हीटर, आयरन और जो विद्युत भट्टी हैं वो इलेक्ट्रिकल को ऊष्मीय प्रभाव में चेंज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फ्लेम का तापमान सबसे अधिक होता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर सबसे अधिक होता है। आप जानते हैं कि गैस वेल्डिंग में फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपकी फ्लेम कितने तरीके की होती हैं, तो 3 तरीके की होती है, एक ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल और कार्बोराइजिंग। ये किस आधार पर होती है, ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन के अनुपात के आधार पर होती है। न्यूट्रल में 1:1 में होती है, यानी 1 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग एसिटिलीन। कार्बोराइजिंग में क्या होता है, 1 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग एसिटिलीन। और ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, 2 भाग एसिटिलीन और 2 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग एसिटिलीन। ठीक है, इसीलिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे अधिक होता है, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूट्रल का हमारा 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कार्बोराइजिंग का हमारा, न्यूट्रल का हमारा 3200 और कार्बोराइजिंग का 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आपके NMDC एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, किस फ्लेम में सबसे कम तापमान होता है। विच फ्लेम हैज़ लेस टेम्परेचर, ऑक्सीडाइजिंग, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कार्बोराइजिंग। और क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, यानी एसिटिलीन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए वहाँ पे बर्निंग अच्छी नहीं हो पाती है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर कम होता है। लेकिन इस फ्लेम का भी वेल्डिंग करते समय काफ़ी उपयोग है, कई जगह पे उपयोग करते हैं, इसलिए यह फ्लेम भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑक्सी कोल गैस फ्लेम का अधिकतम तापमान होता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी कोल गैस फ्लेम। 3100 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, 2400 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1800 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड ऑक्सी कोल गैस फ्लेम का टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो हमारी गैस वेल्डिंग प्रोसेस होती है वो कई तरीके की होती है। ऑक्सी फ्यूल, तो जहाँ में फ्यूल होता है वो उसकी जगह पे एसिटिलीन होगा तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, अगर उसकी जगह पे कोल गैस होगी तो ऑक्सी कोल गैस वेल्डिंग, एलपीजी होगी तो ऑक्सी एलपीजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये बदलता रहता है। चलिए नेक्स्ट, किस फ्लेम में 3 कोन बनते हैं। विच फ्लेम हैज़ 3 कोन्स, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, उपरोक्त सभी।
तो इसका सही जवाब है कार्बोराइजिंग फ्लेम में 3 कोन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या होती है। इन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सेट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अधिक। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी हमारी, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वायर के वो सब अधिक होते हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें कम होते हैं। फिर जब हमारी प्राइमरी वाइंडिंग पर इलेक्ट्रिसिटी जाती है, करंट जाती है, विद्युत जाती है, तो वो उस दूसरी वाइंडिंग पर प्रभाव डालकर उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर हो सकता है, ट्रांसफार्मर में भी एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड। तो इसका सही जवाब है एयर कूल्ड एंड ऑयल कूल्ड। हमारे जो ट्रांसफार्मर होता है वो या तो एयर कूल्ड होगा या फिर ऑयल कूल्ड होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल कन्वेक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कंडक्शन, इंडक्टेंस। तो इसका सही जवाब है म्यूचुअल इंडक्शन। जब प्राइमरी वाइंडिंग पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तब क्या होता है, वहां से वो प्रभाव डालती है दूसरी वाइंडिंग पर और वो क्या करती है, वोल्टेज को कम कर देती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इस प्रिंसिपल को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर के लाभ नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, लेस इनिशियल कॉस्ट, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, नो नॉइज, एडवांटेज ऑफ पोलैरिटी। तो इसका सही जवाब है एडवांटेज ऑफ पोलैरिटी। इसका लाभ नहीं है। ट्रांसफार्मर सेट क्या करता है, एसी को ही एसी में कन्वर्ट करता है, बट हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। ठीक है, और जो पोलैरिटी होती है वो हमें सिर्फ डीसी वेल्डिंग मशीन्स में ही अवेलेबल होती है, मिलती है। ठीक है, तो ये एडवांटेज हमारा ट्रांसफार्मर सेट का नहीं है। नेक्स्ट। न्यूट्रल फ्लेम में कितने कोन बनते हैं, हाउ मेनी कोन्स अपीयर्ड इन न्यूट्रल फ्लेम। तो इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही जवाब है 2। न्यूट्रल फ्लेम में 2 कोन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट। न्यूट्रल फ्लेम में दहन का अनुपात होता है, व्हाट इज़ द इग्निशन रेशियो इन न्यूट्रल फ्लेम, 1:3, 1:2, 1:1, 1:2:3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1:1, यानी 1 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग एसिटिलीन। हमारा न्यूट्रल फ्लेम जब बनाते हैं तो 1 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग एसिटिलीन यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल पाए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, और आपके कोई भी डाउट होने से आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।